दोस्तों आज अपन बात करेंगे सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्या है अपने साहब? सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड होगी। मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहां पूछे गए हैं, सारे के सारे हर फेज हर कंसेप्ट हर पॉइंट पे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सेल डिवीजन का मतलब हो गया कि सेल डिवाइड होगी। अब पूछे साहब सेल डिवाइड दो तरह से हो सकती है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं वो? नंबर वन, एक तो अपन कह देंगे साहब माइटोसिस, और दूसरा दोस्तों एक होता है मियोसिस। अब पूछे साहब ये दो, अब आपने अलग अलग वर्ड क्यों होता है? एक वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब यहां तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो जाएंगे और यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे दो डॉटर सेल बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे चार डॉटर सेल्स बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ एक से दो डॉटर सेल बनी, इसका मतलब डिवीजन कितना हुआ? 1। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसके अंदर तो डिवीजन होता है केवल एक, और इसमें कितना हो जाएगा अपन कहेंगे इसमें डिवीजन हो जाएंगे 2, ताकि 4 सेल बन जाए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको यह पूछा कि साहब आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करने की जरूरत कहां पड़ी? अपन कहेंगे साहब गैमेट बनाने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाए। यहां पे क्रोमोसोम सेम करने की जरूरत कहां पड़ी? अपन कहेंगे साहब बॉडी के अंदर जहां पे हीलिंग प्रोसेस वाला काम करवाना है, बहुत सारी सेम सेल बनानी है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अपन कहेंगे साहब बाकी सारी सेल बनानी है, तो अपने को यह करवाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये एग्जांपल ये कहां होगा? अपन कहेंगे साहब सोमेटिक सेल्स में, और ये कहां हो जाएगा? अपन कहेंगे साहब जेनेटिक सेल्स में। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्लियर बात समझ में आ गई भाई? अब बात ये चलती है कि साहब डिवीजन हुआ कैसे? डिवीजन ऐसे हुआ दोस्तों, अपनी हर सेल डिप्लॉयड होती है, तो अपन कहेंगे साहब 2n क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब डिवीजन एक करवाना है, दो डॉटर सेल बनानी है, तो इसका मतलब डिवीजन एक हो जाएगा, दो डॉटर सेल बन जाएगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना है, तो इसमें भी 2n इसमें भी 2n, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछे उसमें बताओ, अपन कहेंगे साहब डिप्लॉयड सेल होती है तो 2n। डिवीजन दो करवाने हैं, इसका मतलब एक डिवीजन तो ये करवाया और दूसरा डिवीजन दोस्तों ये करवाया। इसका मतलब ये हो गया कि ये दो डिवीजन होते ही यहां पे 4 सेल बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने को हाफ करने हैं, यहां 2n थे तो यहां पे n हो जाएंगे, और फिर इनमें सेम चलेंगे। इसका मतलब ये चीज होगी। मियोसिस दोस्तों दो टाइप से हुआ, इसलिए इसको मियोसिस फर्स्ट बोल देंगे और इसको मियोसिस सेकंड बोल देंगे। आपको पूछे इन दोनों में से माइटोसिस जैसा कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते? तो दोस्तों इसमें क्रोमोसोम चेंज नहीं हुए नंबर में, इसलिए आपका मियोसिस सेकंड लगभग माइटोसिस जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने कह दिया साहब ये तो हो गई बेसिक बातें। अब बात ये चलती है दोस्तों, ये माइटोसिस जो होता है वो हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? अपन कहेंगे साहब यहां पे एक बात करेंगे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, तो अपन कहेंगे साहब यहां हो गया कि इस सेल के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना है, यही कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। मैं कहूंगा कि साहब यहां ऊपर मैं लेता हूं न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन मैं कहता हूं साहब Vc माइनस Vn। कई लोग पूछेंगे कि साहब Vc माइनस Vn क्या है? मैं कहूंगा कि साहब ये मैंने सेल को पूरी को जब देखा तो मुझे इसका वॉल्यूम इतना दिखाई दिया, इसमें से मैं न्यूक्लियस वाले को बाहर निकाल दूं तो प्योर सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अपन कहेंगे साहब Vc माइनस Vn, ये प्योर सेल का वॉल्यूम आ गया, ऊपर न्यूक्लियस का वॉल्यूम आ गया। सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। जब फैमिली या परिवार बड़ा हो जाता है, इसका मतलब मुखिया का कंट्रोल उसमें कम हो जाता है, और जो ही मुखिया का कंट्रोल कम होता है तो फैमिलियां टूटना शुरू हो जाती है। देखो अपने घर की बातें हैं, ये डेली घर के अंदर जो सिस्टम चलता है मैं बता रहा हूं। घर क्यों टूटते हैं, फैमिलीज क्यों टूटती है? अपन कहेंगे साहब जब तक घर छोटे परिवार छोटे होते हैं तब तक उस पर मुखिया का कंट्रोल होता है, और जो ही परिवार बड़े हो गए तो मुखिया का कंट्रोल कम, और जो ही मुखिया का कंट्रोल कम तो इसका मतलब वो फैमिलियां टूट जाती है। ऐसे ही यहां होता है। अगर मैं कहूंगा जब सेल छोटी थी तो इसका मतलब Vn ज्यादा था, और Vn ज्यादा था तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा था। लेकिन मैं कह रहा हूं सेल बहुत बड़ी हो गई, इसका मतलब ये न्यूक्लियस छोटा हो गया, और जो ही दोस्तों न्यूक्लियस छोटा हो गया तो ये इसका मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उसका डिक्रीज हो जाएगा, और जो ही कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हुआ अपन कहेंगे न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं बचा और सेल डिवाइड कर जाएगी। इसका मतलब ये कहां पे कंसेप्ट लगता है? अपन कहेंगे साहब लार्ज सेल्स पे। अगर सेल बड़ी हो गई तो इसका मतलब उसमें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा और सेल डिवीजन हो जाएगा। अब बात यह चलती है कि साहब सेल डिवीजन हुआ कैसे? अपन कहेंगे साहब मैं हर स्टेप पे क्वेश्चन बताऊंगा। अपने पास में दो टाइप के डिवीजन है दोस्तों, एक तो है अपने पास में माइटोसिस, और इसको कंपैरिजन करके मुझे इधर बताना है तुम्हें मियोसिस। कोई फर्क नहीं है, अपने को एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लेनी है कि साहब इसमें होता क्या है। अपन कहेंगे कि साहब बात यह है कि डिवीजन होता है सेल में, और एक जनरल सेल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये सेल होती है और ये इसके अंदर का दोस्तों न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? अपन कहेंगे साहब क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और यहां क्या मिलता है? अपन कहेंगे साहब साइटोप्लाज्म मिलता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। बात ये पूछेगी अब अपने को जब सेल डिवीजन से दो सेल बनानी है तो दोनों के अंदर भी डीएनए या न्यूक्लियस तो होना चाहिए और दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और उसके अंदर सेल का भी डिवीजन होगा। अब सेल और न्यूक्लियस का डिवीजन जब होगा तो उससे पहले इनको डबल करना पड़ेगा, तभी तो बराबर इक्वली जाएंगे दोनों के अंदर। या अपन कहेंगे जब मतलब जो फाइनली वो मतलब जो इक्वली करना पड़ेगा उसको, तो अपन ये कहेंगे कि साहब इसका मतलब ये हो गया कि सेल जो होता है उस सेल के अंदर डीएनए डबल होने के लिए डीएनए में रेप्लिकेशन होता है कि नहीं होता है। तो ये तो बात हो जाएगी न्यूक्लियस की। साथ में अपन कहेंगे साहब बाकी साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसका मतलब सेल में ग्रोथ होती है और फाइनली सेल के अंदर दोस्तों डिवीजन हो जाता है। यही तो सीक्वेंस चलेगा। ये पूरा सिस्टम जो चला दोस्तों इसी को बोला जाता है सेल साइकिल। तो क्वेश्चन पूछे सेल साइकिल क्या है, तो पढ़ेंगे साहब बड़ी सिंपल सी साइकिल है कि कंटिन्यू सेल के अंदर ये चलेगा कि डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, साइटोप्लाज्म का डुप्लीकेशन हुआ, साइटोप्लाज्म ने ग्रोथ करी, फाइनली सेल ने ग्रोथ करी, सेल डिवाइड हो गई। इट इज नोन एज सेल साइकिल। अब यदि ये पूछे कि सेल साइकिल जो होती है वो इसका मतलब साइकिल के फॉर्म में चलेगी, यस बिल्कुल। ये अपन कहेंगे साहब ये इस तरह से एक पूरी साइकिल होती है ऐसे। आगे बात समझ में, ये पूरी एक साइकिल हो गई दोस्तों। अब यदि पूछे कि साहब इस साइकिल के बारे में बताओ आप क्या बताना चाहते हो, तो अपन कहेंगे साहब ये मियोसिस और माइटोसिस मैं यही रख देता हूं। अपन ये कहेंगे कि साहब बात ये चलती है कि सबसे पहले जब भी डिवीजन करवाएंगे तो सेल अपने आप को तैयार करेगी। इसका मतलब वो तैयार कौन सी फेज में करेगी, अपन कहेंगे साहब उसके अंदर कुछ फेज होती है। उसके अंदर एक तो फेज होती है G1, एक होती है S, एक होती है दोस्तों G2। इसमें तो सेल केवल तैयार होती है और बाकी जो फेज होती है दोस्तों उसके अंदर सेल डिवीजन करती है। अब यदि पूछे कि साहब आप ये बताओ कि इस फेज के अंदर सेल तैयार हुई है, इस फेज को दोस्तों इंटरफेज बोला जाएगा और बाकी के अंदर सेल डिवाइड कर रही है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे एम फेज। एम का मतलब हो जाएगा माइटोटिक या मियोटिक, इसका मतलब डिवीजन होना है। अब पूछे कि साहब डिवीजन फिर कितने फेज में होगा, अपन कहेंगे साहब सबसे पहले तो आप न्यूक्लियस का डिवीजन करोगे। मान लो मैं कह रहा हूं साहब ये एक सेल है तुम्हारे पास में, अगर मान लो कि मैंने ये कह दिया कि आपके पास में ये सेल है, तो सेल के अंदर अपन क्या करेंगे, पहले तो इस न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे। दो न्यूक्लियस बन गए तो फाइनली सेल का ही डिवीजन कर देंगे। इसका मतलब दो सेल बनेगी नहीं बनेगी, इसका मतलब ये हो गया पहले आपको न्यूक्लियस का डिवीजन करना पड़ेगा उसके बाद सेल का डिवीजन करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस अल्टीमेटली एम फेज में तो डिवीजन चलेगा। तो सबसे पहले अपन कहेंगे साहब न्यूक्लियस का डिवीजन किया। मान लो मैं कहता हूं साहब यहां तक तो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और फाइनली सेल का डिवीजन यहां होता है। और यदि पूछे कि साहब सेल का डिवीजन इसको यहां होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे सेल का डिवीजन हो गया, समझ आ गया। और यहां क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अब पूछे कि साहब न्यूक्लियस का डिवीजन फिर अपन कहेंगे साहब कुछ फेज में होता है, वो कौन कौन सी फेज होती है, अपन कहेंगे साहब यहां पे होती है फेज जिसको बोलते हैं प्रोफेज, यहां पे होती है दोस्तों मेटाफेज, यहां पे होती है दोस्तों एनाफेज और यहां पे होती है दोस्तों अपन कहेंगे साहब टीलोफेज। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन, फाइनली सेल का डिवीजन, ये पूरा सेल डिवीजन। यहां सेल अपने आप को दोस्तों तैयार करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे यहां तक कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया। अब मैं पहले माइटोसिस बता रहा हूं, उसका कंपैरिजन करके मैं मियोसिस बता दूंगा। मियोसिस माइटोसिस में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे करने हैं, सेल 4 बनानी है और लास्ट में क्रॉसिंग ओवर करवाना है। क्रॉसिंग ओवर याद रखना माइटोसिस में नहीं होगा, इसके अंदर हो जाएगा। अब देखो कि माइटोसिस में होता क्या है। अपन कहेंगे साहब सबसे पहले तो अपने पास में है ये इंटरफेज। तो मैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेता हूं यहां पे किसकी, इंटरफेज की। इंटरफेज पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान से सुन लेना। अपन कहेंगे साहब इसमें 3 फेज आती है, G1S एंड G2 फेज। इसमें सेल अपने आप को ग्रोथ करके तैयार करती है। तो अपन कहेंगे साहब इसमें अपने आप को तैयार करेगी डिवीजन के लिए, इसलिए इसको प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं। अपने आप को ये प्रिपेयर करती है। इसका मतलब ये हो गया सेल इसके अंदर मोस्टली एक्टिव होगी, हर चीज बनाने की कोशिश करेगी, इसलिए अपन कहेंगे साहब ये मोस्ट एक्टिव फेज होती है। ये चेंज क्या हुआ कि साइंटिस्टों को माइक्रोस्कोप में दिखे नहीं, पहले ये अंदर ही अंदर चल रहे थे, इसलिए इस फेज को उन्होंने नाम दे दिया साहब रेस्टिंग फेज। ये 3 जो वर्ड हैं वो हमेशा इंटरफेज के लिए बताना है कि साहब प्रिपरेशन फेज, इसमें सेल प्रिपेयर होती है। नंबर 2 अपन ये कह देंगे कि साहब इसमें एक्टिव फेज, इसका मतलब ये सेल इसमें एक्टिव हो जाएगी और फुल एक्टिव रहती है। और लास्ट में रेस्टिंग फेज, क्योंकि इसके अंदर अपन कहेंगे साहब सेल को देखने पे जनरली कुछ दिखता नहीं है, इसलिए इसको अपन बोल देंगे साहब इट इज नोन एज रेस्टिंग फेज। ओके डियर, अब यदि पूछे कि साहब इसमें होगा क्या, अपन कहेंगे साहब अपने पास में 3 फेज है। कौन कौन सी, एक है G1 फेज, एक है दोस्तों S फेज और एक है G2 फेज। G1 फेज को ग्रोथ 1 फेज कहते हैं, G2 फेज को ग्रोथ 2 फेज कहते हैं, S फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं। सेल के अंदर आपको डीएनए स्टोन भी बनानी है और साथ में बाकी साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी है, बाकी प्रोटीन भी बनानी है। G1 फेज जो होती है दोस्तों, इसमें याद ये रखना है कि प्रोटीन प्लस ऑर्गेनेल्स बनेंगे। इसका
इसका मतलब ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, सेल में हुई। याद रखना एस फेज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसके अंदर दोस्तों डीएनए प्लस हिस्टोन दोनों चीजें बनती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरी G2 जो होती है इसके अंदर दोस्तों ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनती है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करती है, और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात जरूर ध्यान रख लेना, डीएनए अगर बन चुका है, डीएनए सिंथेसिस हो गया तो सेल डिवीजन कंफर्म होगा, ये ध्यान रखना है। अपन ये कहेंगे कि साहब ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ये अगर है तो डिवीजन फिक्स है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ध्यान रख लेना इस बात को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई सेल इस फेज में पहुंची नहीं, एस फेज में, इसका मतलब ये हो गया कि वो इससे पहले इनएक्टिव हो सकती है, जिसको अपन G0 फेज कह सकते हैं। G0 फेज में अगर सेल चली गई मतलब एस में पहुंच गई तो डिवीजन कंफर्म, इसका मतलब एस से पहले पहले वो G0 में जा सकती है, तो G0 में पहुंच गई तो इसका मतलब वो डिवीजन नहीं करेगी। जैसे अपन कहेंगे साहब अपनी आरबीसी जो होती है, अपनी नर्व सेल जो होती है और अपनी कार्डियक मसल की सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो G0 फेज के अंदर चली जाती है। अपन कहेंगे साहब यहां तक के सारे मामले किस में आ जाएंगे, अपन ने कह दिया साहब इट इज इंटरफेज। इंटरफेज के बाद में दोस्तों ये न्यूक्लियर डिवीजन की फेज चलती है 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब यदि पूछे कि साहब इसमें क्या होता है, बड़ी ही मजेदार बात बतानी है। कैसे? मैं कहूंगा साहब मेरे पास में एक सेल है, ये सेल रही, इसके अंदर मैं कहूंगा साहब छोटी बना देता हूं। अगर मैं कहता हूं साहब यहां मेरे पास एक सेल है, ये सेल रही और इसमें न्यूक्लियस है दोस्तों, मैं कहूंगा साहब ये न्यूक्लियस रहा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इस न्यूक्लियस के अंदर मान लो कि मैं कह रहा हूं कि 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम मान लो पहले तो देखो जब तक प्रोफेज स्टार्ट नहीं होती है इससे पहले डीएनए बन चुका है, जब डीएनए बन जाता है, ध्यान रखना इस पेज में एक काम और होता है बाद में बताऊंगा। तो अपन कहेंगे साहब जब तक सेल में प्रोफेज नहीं होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो होता है इस तरह से क्रोमेटिन के नेटवर्क की फॉर्म में इस तरह से बिखरा हुआ होता है। अब ध्यान ये रखना है कि यहां पे डीएनए जो है वो डबल हो चुका है, पहले सिंगल डीएनए था, एस फेज के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि डीएनए डबल हो चुका है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे डीएनए का कंपोनेंट मान लो कि पहले अगर एस था तो यहां पे 2s हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। इसको अपन बोल देते हैं साहब क्रोमेटिन, मतलब क्रोमोसोम दिखेंगे नहीं, ये क्रोमेटिन एक पूरा नेटवर्क होता है। अब ये सेल दोस्तों क्या करती है कि सबसे पहले अपन कहेंगे साहब प्रोफेज में एंटर करती है। अब पूछे कि प्रोफेज में एंटर होते ही क्या होगा, घर वाले पता है परिवार वाले जब डिवाइड होते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले उनको कहते हैं बड़ा बोरिया बिस्तर समेटो, तो यहां पे सेल क्या करती है कि अपने को बोरिया बिस्तर समेटना शुरू करती है। पूछे कि साहब बोरिया बिस्तर क्या समेटेगी, अपन कहेंगे साहब यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस हो गई, ये सारी की सारी डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूंगा साहब ये सारी की सारी तो इसमें प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाएगी। और ये पूछे कि साहब इसके अलावा क्या हो जाएगा, अब अपन कहेंगे साहब ये क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू होगा, और क्रोमेटिन जब कंडेंस होना शुरू होगा तो दोस्तों अब आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। तो मैं कहूंगा साहब अगर मान लो अपन कहेंगे साहब इसमें 2 क्रोमोसोम थे, तो मैंने कह दिया साहब ये क्रोमोसोम एक पहले तो ये था, इसका ये सेंट्रोमियर है, और दूसरा क्रोमोसोम ये था, ये सेंट्रोमियर है। इस सेल में शुरू से ही अगर 2 क्रोमोसोम थे, लेकिन एस फेज के अंदर ये क्रोमोसोम दोस्तों दोनों इस तरह के हो गए, तो अपन कह दिया साहब है तो 2 क्रोमोसोम अभी भी सेंट्रोमियर ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अपन कह देंगे साहब प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में कंडेंस हो जाते हैं, लाइट तो माइक्रोस्कोप में दिखना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह और न्यूक्लियोलस वगैरह सारी एब्सेंट हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी प्लस न्यूक्लियो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोस्तों ये सारी की सारी इसमें डिसअपीयर हो जाती है। ये प्रोफेज के अंदर अपने को याद रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब इसका मतलब जब घर के अंदर परिवार जब डिवाइड होता है तो उस समय क्या होता है कि उन लोगों को बुलाया जाता है, इधर आओ तुम अलग अलग होना चाहते हो, तुम घर तोड़ना चाहते हो, इसका मतलब यहां पे पहचान होनी शुरू हो गई। अब यदि पूछे कि साहब इसके अलावा क्या होगा, अपन कहेंगे साहब अब इस प्रोफेज के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आता है इट इज मेटाफेज। क्वेश्चन पूछे मेटाफेज में क्या होगा, अपन कहेंगे साहब मेटाफेज में ये बहुत ज्यादा तगड़ी तरह से दिखने लग जाएंगे आपके क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम तगड़ी तरह से दिखने तो लग जाएंगे, लेकिन ये मेटा मतलब बीच में आकर के सेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, मैं कह दूंगा साहब अगर मान लो ये क्रोमोसोम इस तरह से थे तो बीच में अपन कहेंगे साहब ये इस तरह से क्रोमोसोम आकर के और इस मिडिल प्लेट के ऊपर सिचुएटेड हो जाएंगे दोनों ही क्रोमोसोम इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। ये मेटाफेज के अंदर होता है, और मेटाफेज में सबसे ज्यादा विजिबल हो जाता है, ये ध्यान रखना, मोस्ट विजिबल स्टडी यहां की जा सकती है उसकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब एस फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस हुआ उस टाइम याद रखना कि सेंट्रियोल 2 डॉटर सेंट्रियोल बना देता है। वो दोनों डॉटर सेंट्रियोल जो ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां डिसअपीयर होना शुरू होती है, डॉटर सेंट्रियोल क्या करते हैं कि दोनों पोल्स पे चले जाते हैं। तो अपन कहेंगे साहब ये दोनों डॉटर सेंट्रियोल जो है वो यहां दोनों पोल्स पे पहुंच चुके हैं, और यहां से क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स निकलने
हैं, ये स्पिंडल फाइबर जाकर के इसके सेंट्रोमियर से, इसके सेंट्रोमियर से, इसके सेंट्रोमियर से, इसके सेंट्रोमियर से, और कुछ डायरेक्ट पोल टू पोल भी जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर फाइबर कहते हैं, और जो सीधे जुड़ जाते हैं उन्हें सपोर्टिंग फाइबर कहते हैं। इनका रोल होगा, क्या रोल होगा अपन आगे बात करेंगे। तो बिल्कुल मामला समझ में आ गया। अब अपन कहेंगे साहब नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा, अपन कहेंगे साहब इसका मतलब तो हो गया एनाफेज। अब एनाफेज में दोनों सेंट्रियोल क्या करते हैं कि इन क्रोमोसोम को खींचते हैं। तो अब क्या होता है, अब पूछे साहब क्रोमोसोम खींचने से क्या हो जाएगा। क्रोमोसोम खींचने से देखो इसमें दो बात याद रखना, सेंट्रोमियर वाले फाइबर जब छोटे होंगे तो इसका मतलब क्रोमोसोम टूटेंगे, और ये बीच वाले सपोर्टिंग फाइबर लंबे होंगे तो सेल लंबी होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि साहब सेल पहले जो ऐसी थी अब सेल देखो इस तरह से होना शुरू हो जाएगी, ऐसे लंबी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्यों, फाइनली इसको डिवाइड ही तो होना है। तो अपन कहेंगे साहब ठीक है, आप एनाफेज के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो अपन कहेंगे साहब जो ही एनाफेज के अंदर एंटर किया तो सबसे पहले तो मैं सेल बनाता हूं कि साहब ये मान लो कि आपकी सेल इस तरह से बन गई, इस तरह थोड़ी लंबी हो गई, ऐसे बन गई भाई। अब क्रोमोसोम क्या हो गए, ये खींच करके ले गए इधर उधर। दो क्रोमोसोम तो मान लो कि इसने इधर से ये एक तो ये ले गया और एक मान लो ये ले गया, इधर वाले ने भी ये ले गया और इधर वाले ने भी ये ले गया, इसका मतलब ठीक है। तो अब लास्ट में कौन सी आ जाएगी, अपन कहते हैं साहब इसका मतलब एनाफेज में तो ये आ गया, और लास्ट में दोस्तों लास्ट जो फेज आती है आपकी वो आ जाएगी टीलोफेज। टीलोफेज जो होती है याद रखना है प्रोफेज का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोफेज। पूछे कि साहब प्रोफेज का उल्टा कैसे होगा। प्रोफेज का उल्टा इसलिए होता है दोस्तों कि प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था, तीन चार काम हुए थे। कौन कौन से, अपन कहेंगे साहब प्रोफेज के अंदर एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे डिसअपीयर हुए तो यहाँ एपियर हो जाएंगे। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई तो ये यहाँ एपियर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये जो आपकी सेल थी, इस सेल के अंदर अब जो आपके दोनों क्रोमोसोम थे, एक तो ये था और दूसरे वाला ये था, इधर भी एक ये था दूसरे वाला ये था। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनानी है आपको, तो अपन कहेंगे साहब ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। इसका मतलब दो न्यूक्लियस बन गए कि नहीं बन गए, तो अपन कहेंगे साहब बिल्कुल दो न्यूक्लियस बन गए। अब फाइनली आपको क्या करवाना पड़ेगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें यह कहा कि जब न्यूक्लियस यहां तक डिवाइड कर जाता है तो यहां पे साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड कर जाती है। अब फाइनली आपको साइटोकाइनेसिस करवाना है। पूछा कि साइटोकाइनेसिस में होगा क्या, अपन कहेंगे साहब साइटोकाइनेसिस के अंदर यहां पे दोस्तों कुछ स्पिंडल फाइबर्स, और अपन कहेंगे साहब यहां पे स्पिंडल फाइबर और माइक्रोफिलामेंट आके इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होकर के सेल को खींचते हैं दोनों साइड से इस तरह से अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फॉर्म में। सेंट्रीपिटल फॉर्म के अंदर जब सेल अंदर की तरफ खींचती है तो खींचते ही ये क्या होगा, जब यहां से संकुचित होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसका मतलब एक सेल ये बन जाएगी, दूसरी सेल ये बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्त मेरे कि इसके न्यूक्लियस के अंदर भी दो इस तरह के क्रोमोसोम मिलेंगे, इसके न्यूक्लियस के अंदर भी दो इस तरह के क्रोमोसोम मिलेंगे। इसका एक सेल से दो सेल मिल गई, दोनों सेलों में दो दो क्रोमोसोम हैं। अपन कहेंगे कि साहब ये वाली बात तो अपन ने यहां पर भी तो पढ़ी थी। अपन ने ये कहा कि सबसे पहले जो सेल थी उसके अंदर दो क्रोमोसोम थे, अब जो सेल है उसमें भी दो क्रोमोसोम है। इसका मतलब दो सेल बन चुकी है, दो दो क्रोमोसोम के साथ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। ये होता है माइटोसिस। अब पूछे कि साहब मियोसिस में क्या होगा, तो देखो दोस्तों माइटोसिस से कंपैरिजन करते चलो तो तुम्हारा मियोसिस क्लियर हो जाएगा। पूछे कि साहब मियोसिस में होगा क्या, अपन कहेंगे साहब देखो इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, इसमें भी होगा, इसमें एक बार हुआ इसमें भी एक बार होगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसके अंदर क्रोमोसोम का डिवीजन एक बार हुआ, इसमें भी क्रोमोसोम का डिवीजन एक बार हुआ। दो पॉइंट तो रट लेना कि क्रोमोसोमल डिवीजन एक बार होता है, डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है, लेकिन न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन ये ध्यान रखना है दो बार होता है। तो अपन ये कहेंगे न्यूक्लियस का डिवीजन दो बार होगा, क्रोमोसोम का डिवीजन एक बार होगा, सेल का डिवीजन दो बार होगा, तभी तो चार सेल्स बनेगी। अब यदि पूछे कि साहब इसमें होगा क्या, तो दोस्त मेरे कंपैरिजन करके चलना। सबसे पहले अपन कहेंगे साहब G1S G2 फेज में सेल ने ग्रोथ करी, इसके अंदर यही काम चल रहा था, बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने कह दिया कि साहब इसका मतलब तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, इंटरफेज इसमें भी थी इसमें भी होगी, और ये सारे पॉइंट बताना कि इसमें सेल ग्रोथ करती है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात चलती है कि साहब आ जाओ नेक्स्ट कौन सी, अपन कहेंगे साहब ये एम फेज पे। तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों अब एम फेज की। एम फेज के अंदर सबसे पहले उसमें कौन सी फेज चली थी, प्रोफेज। मैं कहूंगा साहब ये सेल ऐसी थी तो इसमें भी बना दो सेल, कोई दिक्कत नहीं। अपन कहेंगे साहब ये सेल थी, इसके अंदर ये क्रोमेटिन था, तो अपन कहेंगे साहब बिल्कुल इसमें भी अपन क्रोमेटिन बना देंगे। तो मैं कह रहा हूं साहब इसके अंदर भी क्रोमेटिन बन जाएगा, कैसा, ये ऐसा और डीएनए डबल हो चुका है, ध्यान रखना, ये क्रोमेटिन इस तरह से बन गया। अब बात चलती है कि साहब इसका मतलब ये हो गया कि याद रखना, मैंने एक बात बताई तुम्हें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्रॉसिंग ओवर करवाना है। तो दोस्तों होता क्या है कि अपन कहेंगे साहब अब इसके बाद में चालू हो जाएगी प्रोफेज, तो मैंने कह दिया साहब यहां हो जाएगी प्रोफेज। फर्क ये होता है इसकी प्रोफेज के अंदर सीधा ही कंडेंस्ड हो गए थे, इसकी प्रोफेज में दोस्तों ध्यान रखना है बस 5 फेज होती है। अब पूछे कि साहब ये 5 फेज कौन कौन सी होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन,
एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 फेज इसमें होती है। बस फर्क इतना है, इसकी प्रोफेज में सिंगल था, इसमें ये 5 फेज होती है। अब दोस्त मेरे ये पूछे कि इन 5 फेजों में होगा क्या? फाइनली प्रोफेज में क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन डिजोल्व हो गई, न्यूक्लियोलस जो है वो भी डैमेज हो गई, सेल ऑर्गेनेल्स अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सारे के सारे वो फाइनली तो अपने को यहां पर भी यही करना है। यहां डाइकाइनेसिस में जब प्रोफेज का एंड होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट हो जाएगी, गोल्जी बॉडी एब्सेंट हो जाएगी। फाइनली अपने को ये काम करवाना है, लेकिन इससे पहले अपने को सारे काम करवा लेने। कौन कौन से? अपन कहेंगे साहब क्रॉसिंग ओवर वगैरह का ये सारा काम यहां पे चलेगा। अब दोस्तों ये काम चला कैसे, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं कहूंगा कि साहब सबसे पहले अपन बात करेंगे कि साहब इस फर्स्ट फेज में क्या हुआ। अपन कहेंगे साहब बड़ी सिंपल सी बात थी। यहां मान लो इस सेल के अंदर मान लो क्रोमोसोम थे 2, तो मैं कहता हूं साहब 2 क्रोमोसोम में यही बना देता हूं। चलो ये सेल है, ठीक है भाई, इस सेल का न्यूक्लियस बना देता हूं मैं, मान लो ये इसका न्यूक्लियस है। अब मैं कह रहा हूं साहब अगर मान लो कि यहां पे 2 क्रोमोसोम, मैं कह रहा हूं यहां 2 क्रोमोसोम थे तो मैं इधर ही 2 क्रोमोसोम बना देता हूं भाई, ठीक है। एक क्रोमोसोम, अब एक क्रोमोसोम ये रहा और दूसरा क्रोमोसोम ये रहा। समझ में आ गई ना बात? अपन कहेंगे साहब इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा क्रोमोसोम दोस्तों ये रहा। ये 2 क्रोमोसोम इसमें भी थे, इसमें भी थे। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहली बात तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, ये कंडेंस होकर इस तरह से मामला आपको दिखाई देगा जिस तरह से उसमें दिखाई दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसके अंदर ये होती है कि जब ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम आपको दिखाई देते हैं तो होता क्या है कि प्रोफेज में मैंने तुम्हें ये कहा था कि साहब यहां पे प्रोफेज के एंड के अंदर क्या हो जाएगा, इसके प्रोफेज के एंड में क्या हुआ था, अपन कहेंगे साहब सेंट्रोमियर सेंट्रियोल दोनों एंड पे चले गए, लेकिन इसके एंड पे सेंट्रियोल दोनों तरफ जाएंगे। इसमें क्या होता है दोस्त मेरे, ऐसा होता है कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये यहां सेंट्रियोल है, तो ये क्रोमोसोम क्या होता है कि इसके सारे के सारे लिम्स जो होती हैं वो एक तरफ हो जाती है ऐसे। किसमें? अपन कहेंगे साहब लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में ये सारे के सारे इस तरफ हो जाते हैं, तो आपको दिख रहा है ये बुके जैसा दिखाई देता है, इसलिए अपन ये याद रखना इसको बुके स्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुके स्टेज। ये क्यों सुनाता है? ये बुके स्टेज इसके अंदर दिखाई देती है इस तरह से। ये लेप्टोटीन के बाद में नेक्स्ट चलेगा दोस्त मेरे जाइगोटीन। अपने को पूछे कि साहब जाइगोटीन में क्या होगा? अभी तक प्रोफेज वाला सारा मामला चलना है भाई, ध्यान रखना। अपने को प्रोफेज के अंदर जो जो करवाना है वो यहां सारा काम करवा लेंगे। अपन ने कह दिया कि साहब इसके अंदर क्या होगा, मैं कहता हूं साहब ये एक सेल है और दोस्त मेरे सेल का ये एक न्यूक्लियस है। अब पूछे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो इसमें बन गया कि इसमें बुके स्टेज दिखाई देती है। अब सेकंड पूछे कि साहब आपको लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन में क्या दिखाई देगा? अपन कहेंगे साहब जाइगोटीन के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के अब नजदीक आते हैं और एक दूसरे के नजदीक आकर के इनसे चिपकने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूंगा कि साहब मान लो ये एक क्रोमोसोम था इस तरह से और इसके साथ में ये दूसरा वाला आकर के इस तरह से दोस्तों मेरा चिपक गया इस तरह से। देखो ऐसे, समझ आ गया ना, ये इस तरह से आपस में चिपक जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस के अंदर एक दूसरे से जो मतलब जो पेयर बनाते हैं इसे बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे इसको? साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस के साथ में अपन कहेंगे साहब इसमें 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो क्या साइनेप्सिस बना, दूसरा यहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अपन कहते हैं साहब दूसरा यहां क्वेश्चन आ जाएगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है। समझ में आ गया ना? ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं आपस के अंदर इस तरह से जुड़ जाते हैं। फिर पूछा कि पेकाइटिन के अंदर क्या हुआ? अब देखो ऊपर 2 स्टेज, नीचे 2 स्टेज, बीच में पेकाइटिन है। मेन काम क्रॉसिंग ओवर का है तो बीच वाला हमेशा क्रॉसिंग ओवर ही करवाएगा। तो अपन कहेंगे साहब अब जो ही क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इसके सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। सेगमेंट एक्सचेंज कैसे हुए? मैं कहूंगा साहब ये वाला जो हो जाएगा ये यहां पे एक्सचेंज हो गया और इधर वाला मैं कहूंगा साहब ये यहां पे ऐसा आ गया, यहां पे ये देखो। समझ आ गया ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये थर्ड वाली जो पेकाइटिन मामला होता है इसके अंदर हमेशा क्या होता है, अपन कहेंगे साहब ये क्रॉसिंग ओवर हो गया क्रॉसिंग ओवर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अभी तक देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अपन कहेंगे साहब अभी क्रोमोसोम को डिवीजन नहीं करवाना है। फिर पूछे पेकाइटिन के इस डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा? मैं कहूंगा साहब अब एक्सचेंज तो हो चुके हैं, डिप्लोटीन में ये अब अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जब डिप्लोटीन में ये अलग होना शुरू हो जाएंगे तो कुल मिलाकर के आपको ये चीज ऐसी दिखाई देगी। अपने को पूछे साहब कैसी दिखाई देगी? अब ये जो ही दोनों अलग अलग होंगे तो जुदा जब हो रहे हैं तो ऐसे आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे एक दूसरे को। ये यहां पे इस तरह से इसका सेगमेंट दोस्तों ये यहां वाला इस तरह का था और ये वाला क्रोमोसोम देखो इस तरह से। अपन कहेंगे साहब इसका जो है ये मामला ये इस तरह का होगा। आपको मान लो इधर मैं कहता हूं साहब यहां पिंक कलर का ऐसा दिखाई दे देगा। अब जब छोड़ते टाइम इस तरह के हो गए, इसको एक्स शेप का दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं किएज़मेटा। याद रखना किएज़मेटा फॉर्मेशन कौन सी पेज में होता है? डिप्लोटीन में। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने कह दिया साहब इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉसिंग ओवर हो गई, किएज़मेटा फॉर्मेशन हो गया ये। और फाइनली डाइकाइनेसिस में ये दोनों जिप की तरह एक तरह से जैसे बटन जिप खुलता है वैसे अलग हो जाएंगे। तो मैंने कह दिया साहब जब फाइनली आपकी डाइकाइनेसिस वाली स्टेज जब चली इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? अपन कहेंगे साहब ये अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये वाला सेगमेंट जो है वो यहां पे इस तरह से अलग हो जाएगा, जिप की तरह खुलेंगे, और दूसरे वाला जो है मामला वो दोस्त मेरे इस तरह से हो जाएगा। अपन ने कह दिया
साहब ये 2 है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ठीक। अब ये प्रोफेज का मामला एंड तक हो गया, प्रोफेज के फाइनल में दोनों क्रोमोसोम ने एक्सचेंज कर लिया, बस क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब प्रोफेज खत्म हो चुकी है, प्रोफेज खत्म होते ही अपन कहेंगे साहब यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जो बात करेंगे अपन ने, जो हुआ जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये सारी की सारी चीजें डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाएगी। तो मैं कहूंगा साहब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर ही हो रही है तो मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखो डिसअपीयर कर देता हूं इस तरह, ये डिसअपीयर हो गई दोस्तों, हो गई ना। तो अपन ने कह दिया साहब अब क्या होगा, अपन कहेंगे साहब वो वही बात, इसके एंड के अंदर वहां जाकर के ये यहां इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, मैं कहूंगा साहब इस तरह से आपके ये सेंट्रियोल चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बना देते हैं। अब मैं कहूंगा कि ये सेल किस में एंटर करेगी, मेटाफेज में। मेटाफेज में तुम जानते हो कि ये दोनों कहां आ जाएंगे, अपन ने कह दिया साहब मिड प्लेट पे। तो मान लो एक क्रोमोसोम, ये सेल थी, अब आपको मिड प्लेट पे लेके आना है, तो मैं कहूंगा साहब अगर मान लो मैं कहता हूं साहब ये एक क्रोमोसोम आपका ये रहा और दूसरा क्रोमोसोम दोस्तों कहां रहा, अपन ने कह दिया साहब ये रहा, ये मिड प्लेट पे आ गए। आगे बात समझ में, अपन ने कहा साहब बिल्कुल ये सही बात है, इस तरह से मिड प्लेट पे आ जाते हैं। और जब मिड प्लेट पे अगर आगे या मिड प्लेट पे अगर मान लो मैं कह रहा हूं साहब इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो गया, तो अब क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम जो है मिड प्लेट पे आए, अब यहां से क्या होता है कि दोस्तों इनको क्रोमोसोमल डिवीजन नहीं करवाना, ये जरूर ध्यान रखना है। ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, इस तरह से आपस के अंदर इनको खींचेंगे, इस तरह से इनको खींचते हैं, ध्यान रख लेना इस बात को कि इसको इस तरह से खींचेंगे कि साहब ये इस सेल में, बात मेटाफेज में चल रही है, ये जब इस तरह से खींचेंगे तो अब बात आ जाती है एनाफेज की। एनाफेज के अंदर क्या होगा, अपन कहेंगे एनाफेज में दोस्तों ये होगा कि ये वाला क्रोमोसोम तो इधर आ जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम दोस्त मेरे इधर आ जाएगा, ये एनाफेज हो गई। और पूछे कि साहब फाइनली टीलोफेज में क्या हुआ, अपन कहेंगे साहब वही मामला, आपको वापस वही उल्टा कर देना प्रोफेज का, मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाएगी, इसका मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन चुकी है। आगे बात समझ में। और इसके बाद में टीलोफेज में वापस वो सारे न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे के सारे वापस दोस्तों एपीयर हो जाएंगे। और फाइनली मैं कहूंगा साहब साइटोकाइनेसिस से 2 सेल बन जाएगी। तो दोस्तों जब 2 सेल बन गई, एक सेल ये वाली, एक सेल ये वाली, एक में आपका ये वाला दोस्तों ये वाला रहा और एक में आपका दोस्तों ये वाला रहा, याद रखना क्रॉसिंग ओवर हो रखी है, 2 सेल बन चुकी है। क्रोमोसोम कितने थे, अपन ने जब सेल ली थी अपन ने कहा साहब सेल जब ली थी तो सेल में 2 क्रोमोसोम थे, अब कितने क्रोमोसोम रह गए, अपन ने कहा साहब अब सेल के अंदर एक क्रोमोसोम रह गए, है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तक क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। अब दोस्त सेल थोड़ा सा रेस्ट करके और ये फिर प्रोफेज में सेकंड में एंटर करते हैं। अब आपको मियोसिस सेकंड करवाना है, यहां तक का मामला सारा का सारा किस में चलता है, अपन कहेंगे साहब ये सारा का सारा मामला जो होता है ये मियोसिस फर्स्ट होता है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे एनाफेज फर्स्ट, इसको बोलेंगे टीलोफेज फर्स्ट, इसको बोलेंगे मेटाफेज फर्स्ट। और दोस्तों इससे पहले जो आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, अपन कहेंगे साहब इट इज प्रोफेज फर्स्ट। तो अपन ने कह दिया साहब इसका मतलब मैंने यहां तक सारा मामला ये पूरा कंप्लीट जो चला था ना, यहां तक का ये सारा यहां तक का ये पूरा का पूरा किस में आता है, अपन कहेंगे साहब ये आ जाएगा प्रोफेज फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं साहब सेकंड वाला मामला जब चालू हुआ तो दोस्त मेरे जब सेकंड वाला मामला चालू हुआ तो सेम वो का वो सिस्टम, सबसे पहले अपन क्या कहेंगे साहब, अपन कहेंगे साहब प्रोफेज। अब देखो मैं एक सेल का बता देता हूं, दोनों में सेम चलेगा। एक सेल का मैं बता देता हूं, एक सेल का कैसे बताता हूं, मैं कहूंगा साहब अब इसके अंदर सबसे पहले प्रोफेज 2 स्टार्ट हुई। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होगा, वही बात, सबसे पहले ये सेल थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सारी एब्सेंट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। मैं कहूंगा क्रोमोसोम वगैरह इस तरह से आ जाएंगे और आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सारे डिसअपीयर हो जाएंगे और आपके जो डॉटर सेंट्रियोल्स हैं वो दोनों डॉटर सेंट्रियोल्स आपके एंड पे चले जाएंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं साहब अब आ जाएगी आपकी मेटाफेज। प्रोफेज के बाद में आ जाएगी मेटाफेज सेकंड वाली। पूछेगी इसमें क्या हो जाएगा, वही बात है कि न्यूक्लियस बिल्कुल बीच, आपके क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में आ जाएगा और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, सॉरी इसके अंदर अपना ये देखो इसमें जैसे चल रहा है वैसे इसमें चलेगा। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो मैं कहूंगा साहब मैं कलर ये वाला बना देता हूं, ठीक है ना। इस कलर को बनाने से तुम्हारे आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कहूंगा साहब अब ये यहां आ गया और आपके सेंट्रियोल से दोस्तों स्पिंडल फाइबर बने इस तरह से तोड़ने के लिए। तो अपन देखिए साहब ये इस तरह से इसमें अब तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ पोल टू पोल भी चलते हैं इसमें ऐसे। अब क्या होगा, अब मैं कहूंगा कि साहब इसमें आ जाएगी एनाफेज 2। तो एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, अपन कहेंगे साहब एनाफेज 2 के अंदर तो ये खींच करके और इन दोनों को लेके चले जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं साहब इसके अंदर सेल तो ये रही, अब अगर ये खींच करके, अब देखो अब यहां पे क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम ये आ गया, एक क्रोमोसोम यहां गया। सेम यही सिस्टम इसके अंदर भी चलेगा। तो ये सिस्टम अगर इसमें चला तो अपन कह देंगे साहब यहां पर भी दोस्तों मामला ये हुआ, ये सेल थी और इसके अंदर भी क्या हुआ, एक तो आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया। और लास्ट में एनाफेज के बाद में आ जाएगी दोस्तों कौन सी, अपन कहेंगे साहब टीलोफेज। और ये टीलोफेज आपकी सेकंड हो जाएगी। अपन कहेंगे साहब मामला सारा वो का वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस एपीयर हो जाएगी।
ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वापस ए पेयर हो चुकी है और फाइनली आपका सेल डिवीजन और कर जाएगी। तो जब इसका भी सेल डिवीजन होगा, इसका भी सेल डिवीजन हो जाएगा। इसका मतलब दोस्त मेरे मामला ये चलेगा कि साहब यहां पर भी 2 सेल बन गई, यहां पर भी 2 सेल बन गई। इसका मतलब ये हो गया कि साहब इसके न्यूक्लियस के अंदर कौन से क्रोमोसोम थे, अपन ने कह साहब एक तो ये क्रोमोसोम था, एक इसमें ये क्रोमोसोम था, और फाइनली उसमें कितने थे, अपन ने कह दिया साहब एक ये क्रोमोसोम था, एक ये क्रोमोसोम था। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, इट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। सारे कंसेप्ट मैंने इस एक मामले में क्लियर कर दिए। ओके डियर, थैंक यू।